Assalamu alaikum students, welcome to Alhan Dynamic World. This is your biology teacher. Students, हमने चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस शुरू कर रखा है और आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। टॉपिक है वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। कि वेरिएशन क्या होती हैं और वो किस तरह से एवोल्यूशन की तरफ लेकर जाती हैं। क्या ये बेनिफिशियल होती हैं एक पर्सन के सर्वाइवल के लिए या फिर बेनिफिशियल नहीं होती। इस टॉपिक में हमने आज ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या एक एनिमल की एवोल्यूशन को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। एक्चुअली एवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कैरेक्टर्स। किसी भी कैरेक्टर में या किसी भी ट्रेड के अंदर जो एक पर्सन की बॉडी का है उसमें होने वाला किसी तरह का कोई भी चेंज जो होता है हम उसे एवोल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि चेंज इन द कंडीशंस या चेंज इन द ट्रेड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। कोर्स ऑफ टाइम यानी कि एक टाइम लगता है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का ये जो फिनोमेना है ये कोई एक सिंगल स्टेप फिनोमेना नहीं है या एक ऐसा फिनोमेना नहीं है जो एक जनरेशन बाद हम उसे एवोल्यूशन कहना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों। एवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म होता है उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये जो मैंने कोर्स ऑफ टाइम की बात कही है ये एक जनरेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि मेनी जनरेशंस इन मेनी जनरेशंस में 10 जनरेशंस भी आ सकती हैं। इन जनरेशंस में 20 भी आ सकती हैं, मोर देन 20 भी आ सकती हैं। तो चेंज इन कैरेक्टर over the course of time or over the course of generation is known as the evolution। हम उसे तब evolution कहते हैं जब वो बहुत ज्यादा prolonged time लेती है, बहुत ज्यादा जनरेशन जब पास करती है और वो कैरेक्टर जो है वो हर आने वाली जनरेशन में अपीयर होना शुरू हो जाए। अगर 20 जनरेशंस आती हैं, 30 जनरेशंस आती हैं, 40 आती हैं तो उन सब के अंदर कैरेक्टर वो एज सच मूव करना चाहिए। तो अगर कोई कैरेक्टर हर जनरेशन में इसी तरह पास हो तो उसके लिए जरूरी है कि उस कैरेक्टर का किसी पर्सन की बॉडी का इनहेरिटेड हो जाना चाहिए, उसे इनहेरिटेड बन जाना चाहिए। अब इनहेरिटेड बनने के लिए किसी भी ट्रेड को उसके जीन्स का पार्ट बनना पड़ता है। तो बुक ये कहती है कि बेटा मोस्टली जो एवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं वो एक पर्सन की बॉडी का इनहेरिटेड पार्ट बन जाते हैं जिन्हें हम इनहेरिटेड कैरेक्टर या इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। तो वो कैरेक्टर जो बॉडी का इनहेरिटेंस बना देते हैं। अब एक पर्सन की बॉडी का कोई कैरेक्टर ऐसा है जो उसके जीन्स के ऊपर स्टोर हो गया। अब यही जीन्स, यही जेनेटिक मटेरियल उसके न्यूरॉन में चले जाना और उसका न्यूरॉन इन्हीं ट्रेड्स को जब एक्सप्रेस करेगा तो वो ट्रेड वैसा ही अपीयर होगा जैसा उसके पेरेंट में था, विद अ लिटिल बिट वेरिएशन। तो एज सच कैरेक्टर का पास होते चले जाना उसे हम कहते हैं बेटा एवोल्यूशन। बुक ये कहती है बेटा कि चेंजेस इन एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एवोल्यूशन। कि अगर एक पर्सन की बॉडी में कोई कैरेक्टर उसके पेरेंट्स से थोड़ा सा वेरिएट कर रहा है तो हम उसे कभी नहीं कहेंगे कि ये एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन की वजह से। वैसा नहीं हो सकता। वो और भी किसी फैक्टर की वजह से हो सकता है, किसी इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से हो सकता है, किसी ऐसे एक्सटर्नल आउटग्रोथ फैक्टर की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो, लेकिन हम उसे एवोल्यूशन नहीं कहेंगे। तो ये जो चेंजेस इन एन इंडिविजुअल, अगर किसी एक इंडिविजुअल में चेंज आ रहा है हम उसे एवोल्यूशन नहीं कहेंगे। हाँ, अगर ये जो चेंज है ये कंप्लीट स्पीशीज के अंदर आ जाए या फिर कंप्लीट जो पॉपुलेशन है अगर उसके अंदर आ जाए और ये एज सच उस पॉपुलेशन का पार्ट बन जाए तो हम उसे एवोल्यूशन कहेंगे, हम उसे एवोल्यूशनरी कैरेक्टर कहेंगे। सिंपल अगर एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझाना चाहूं तो बेटा ये कह सकता हूं कि अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके विंग्स निकलना शुरू हो जाए, कि एक पर्सन अगर उसकी बॉडी के विंग्स निकल आते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है विंग्स की अब पूरी दुनिया में जितने भी अब से ऑनवर्ड जनरेशन आए अगर उसमें विंग्स हों तो हम फिर उसे कहेंगे कि वो है एवोल्यूशन। अगर हम उसे कहते हैं कि एक पर्सन के अंदर सिर्फ विंग्स आए बाकी किसी में नहीं आए तो वो म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन और एवोल्यूशन तो डिफरेंट फिनोमेनास हैं। एक ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा तो म्यूटेशन की वजह से, किसी और फैक्टर की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर वो थ्रू आउट इंसानों में या थ्रू आउट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट बन जाता है
तो फिर हम बेटे उसे कहते हैं कि वो एवोल्यूशन है, और एवोल्यूशन इनहेरिटेड होती है बेटा। अब शुरू करते हैं कि एवोल्यूशन का फिनोमेना कब से चलता आ रहा है। ये बात सबसे पहले की किसने दी कि देयर इज एवोल्यूशन, देयर इज अ चेंज। एक साइंटिस्ट है बेटा, चार्ल्स डी बेफॉन। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एवोल्यूशन का आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि देयर आर चेंजिंग, कि चीजें चेंज होती हैं, हमेशा एक बेटर कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, जो पुराने या जो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होते वो खत्म हो जाते हैं और उन्हें रिप्लेस करते हैं वो कैरेक्टर जो नए हैं, जो एफिशिएंट हैं, जो फिटेस्ट कैरेक्टर है वो आगे मूव करते हैं। तो एवोल्यूशन के हवाले से बेटा बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन एवोल्यूशन आने के तरीके बेटा सिंपल है कि पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ट्रेट चल रहा है, कोई कैरेक्टर चल रहा है। अब उस कैरेक्टर की एनवायरनमेंट में कोई जरूरत नहीं है, वो उस ऑर्गेनिज्म की एक्सटेंशन की वजह बन रहा है, उसकी डेथ की वजह बन रहा है, उसके लिए फायदेमंद नहीं है। तो अगर एक ट्रेट फायदेमंद नहीं है तो बॉडी उसको रिटेन नहीं रखती, क्योंकि एनवायरनमेंट तय करता है कि कौन सा कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होगा। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा कैरेक्टर रखता है जो उसके लिए फायदेमंद नहीं है, तो नेचर कभी भी उसे नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होने देती। तो कैरेक्टरिस्टिक जो बेनिफिशियल नहीं है वो चेंज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन का पहला प्रोसेस है चेंज इन कैरेक्टर। चेंज इन कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो प्रीवियसली चलता आ रहा है, जो पहले से चलता आ रहा है, जो पहले से मौजूद कैरेक्टर है, वो जो पहले से चलता आ रहा है। अब उस कैरेक्टर में जब चेंज होगा तो ये एक इनिशिएशन साइन होगा कि एवोल्यूशन आ रही है। फिर और वो जो परमानेंट, जब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट बन जाएगा तब फिर हम उसे कहेंगे कि वो एवोल्यूशन होती है। जब वो परमानेंट बॉडी का पार्ट बन जाएगा, ये किसी ट्रेट को चेंज कर देगा या कोई न्यू ट्रेट अपीयर हो जाएगा, तो फिर हम उसे कहेंगे कि दिस इज द एवोल्यूशन। और वो अगर उसके जीन्स में आ रहे तो वो परमानेंट एक लाइन बन जाती है, फिर वो हर जनरेशन के अंदर एसेज पास करता रहता है। तो एवोल्यूशन की है चेंज होना, और नेचर हमेशा इसी बात को चेक भी करती है और तय भी करती है कि चीजें हमेशा चेंज होंगी बेटा। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट के आइडियाज ऑफ एवोल्यूशन कब से चलते आ रहे हैं। एवोल्यूशन की बात चार्ल्स डी बेफॉन ने तकरीबन बेटा 17th सेंचुरी तक से पहले की बात की, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी तरफ आना शुरू हो गए। लेकिन बेटा जो एवोल्यूशन है, जब से ये बात एवोल्यूशन का वर्ड चल रहा है, जब से एवोल्यूशन की बात शुरू हुई है, देयर वाज टू थॉट्स, दो स्कूल्स ऑफ थॉट हुआ करते थे, दो एवोल्यूशन के पॉइंट्स हुआ करते थे जो माने जाते थे, जिनकी बात पे लोग फोकस करते थे। उसमें से सबसे पहला जो आइडिया था उसका नाम था एंटी एवोल्यूशनिज्म, एंटी एवोल्यूशन आइडिया, जो कि एवोल्यूशन को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि देयर इज सम काइंड ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो इस बात को मानते थे कि जी कोई चेंज नहीं हुआ, लाइफ जो है वो एज सच इंड्यूस हो गई है चंद एक सालों पहले। वो ज्यादा पुरानी बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिवाइन पावर, कि कोई एक ऐसी डिवाइन पावर है जिसने इंस्टेंट के अंदर पूरी की पूरी जो अर्थ है, उसके जो मैमल्स या एनिमल्स हैं, उन सबको क्रिएट कर दिया। वो कहते थे कि ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, एंटी एवोल्यूशन है, कोई एवोल्यूशन नहीं हुई। जो चीज आज हमें नजर आ रही है वो उसी फॉर्म में बनी है जिस फॉर्म में आपको नजर आ रही है, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई एवोल्यूशन नहीं हुई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस एवोल्यूशन के मानने वाले ही बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात के ऑपोजिट होना शुरू हो गए कि नहीं जी देयर इज एवोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैरेक्टरिस्टिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बदल रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स देखे, कुछ ऐसे फॉसिल्स उन्होंने फाइंड आउट किए जो इस बात को एक्सप्लेन कर रहे थे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, कैरेक्टर बदल रहे हैं। तो 18th सेंचुरी के लास्ट पर इस बात को फाइंड आउट कर लिया गया कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंजिंग इन कैरेक्टर, चेंजिंग इन ट्रेट्स, कि ट्रेट्स में चेंज आ रहे हैं, ट्रेट्स कांस्टेंट नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के ट्रेट अगर उसमें आज सिंपल एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मुमकिन है कि उसके जो प्री पेरेंट्स थे, जो अबाउ अजदाद थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनमें हो सकता है वो कैरेक्टर उस तरह का ना हो, और ये फॉसिल से बात साबित हुई थी। तो
ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी और ये जो एंटी एवोल्यूशन आइडिया था वो रिजेक्ट हो गया बेटा। फिर उसकी जगह ली गई ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थ्योरी ने, एक ऐसी थ्योरी जिसके ऊपर साइंटिस्ट को पूरा कॉन्फिडेंस था, जो साइंटिस्ट मानते थे कि देयर आर सम चेंजेस, लाइफ चेंज हुई है। लाइफ सिंपल पहले प्रोकैरियोट आए, उनसे डेवलप हुई, फिर उनसे सिंपल प्रोटिस्ट बने, प्रोटिस्ट में चेंजेस आए तो आगे फंजाई बने, फिर उनमें एनिमल्स ग्रुपिंग हुई, फिर प्लांट्स बने, एम्फीबियंस बने, पहले फिशेस आई, फिर एम्फीबियंस, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, और इस तरह से सारी कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल एवोल्यूशन के बाद ही बनी है। और एवोल्यूशन की फील्ड में जो एक लीड पार्ट है, लीड कैरेक्टर है, वो है चार्ल्स डार्विन, जिसे एवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, जिसने एवोल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। ये जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, ये चार्ल्स डार्विन ने ही प्रपोज की इन 1838। ये जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है कि एनिमल्स में चेंज आया है, कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी है, ये आइडिया चार्ल्स डार्विन ने ही इंट्रोड्यूस किया 1838 में। उसने एक थ्योरी दी, उसकी थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि इस बात को एक्सप्लेन किया गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कि जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, हमेशा वो सेलेक्ट करता है कि किस इंडिविजुअल ने आगे मूव करना है, किस में चेंज आना है। एक जनरेशन जो पोटेंशियली फिट नहीं है वो कभी आगे मूव नहीं कर सकती, जिसके कैरेक्टर इतने पोटेंट नहीं है कि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करवा सके, तो वो कभी भी जिंदा नहीं रहती बेटा, वो खत्म हो जाती है, वो एक्सटेंड हो जाती है। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात की गई थी, 1838 के अंदर इस बात को आगे पुट फॉरवर्ड किया गया बाय अ साइंटिस्ट नेम एज चार्ल्स डार्विन। अब एक आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बता दूं बेटा, चार्ल्स डार्विन ने इस बात को एज सच ही कॉइन नहीं कर दिया था, बल्कि चार्ल्स डार्विन ने 5 इयर्स एक वॉयज, एक सफर पे गुजारे। एक शिप था HMS बीगल, HMS बीगल। अब ये जो HMS बीगल था, हिज मैजेस्टी शिप बीगल, एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज था बेटा, और उसमें ऑलमोस्ट उस एरिया के, उस टाइम के, उस रेलेवेंट जो एरिया था, उसमें जितने भी मेजर एवोल्यूशनिस्ट थे उनको बिठा दिया गया, और वो पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने मूव किया। फॉसिल्स इकट्ठे किए एनिमल्स के, फॉसिल इकट्ठे किए प्लांट्स के, डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट्स को ऑब्जर्व किया, एनिमल्स में चेंजेस को देखा। तो एट द एंड जो डार्विन था, उसने ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है इसे कंक्लूड करके अपनी बात को आगे पुट फॉरवर्ड कर दिया। अब बेटा ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी, जो कि कंप्लीटली तौर पर एविडेंस बेस्ड थी, लेकिन ये एविडेंस इनफ नहीं थे इसकी, इस थ्योरी को लॉ बनाने के लिए, इसलिए ये सिर्फ थ्योरी ही रह गई। ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अगर ये बात 100% सही होता, उस वक्त अगर माना जाता, तो ये थ्योरी नहीं, ये लॉ बन जाता। तो ये थ्योरी के नाम से ही जाना जाता है। अब 1859 के अंदर, तो बहुत टाइम था, चूंकि 38 से 59 काफी गैप है। अब इस गैप के अंदर मजीद डार्विन ने एक्सपेरिमेंटेशंस की, मजीद उसने रिसर्चेस की, मजीद उसने फाइंडिंग्स की। तो वो फाइंडिंग्स करने के बाद उसने अपने सारे डाटा को एक बुक के अंदर कंपाइल कर दिया, एंड दैट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1859। द नेम वाज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, origin of species by mean of natural selection, by mean of natural selection, ये उसकी बुक थी, origin of species by mean of natural selection। अब ये जब उसने बात आगे पुट फॉरवर्ड की, अपने एक्सपेरिमेंट्स को जब उसने लोगों तक पहुंचाया, तो लोगों ने इसकी बात नहीं मानी, क्योंकि बात इसकी उस वक्त एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग थे उनके लिए कंपैटिबल नहीं थी। लोगों ने इसकी बात को नहीं माना, इसे पागल करार दे दिया गया, इसकी बात नहीं मानी गई। तो ये जो, हालांकि आज हम जानते हैं कि ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, लेकिन उस वक्त लोगों ने बात नहीं मानी ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। फिर लेटर बेटा तकरीबन 90s के अंदर, 1920s के अंदर और 1930s से ऑनवर्ड मजीद जब फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जब न्यू काम किए गए, तो इस बात को मान लिया गया कि ये जो मॉडर्न एवोल्यूशनल थ्योरीज हैं, उनको जब बनाया गया तो डार्विन की जो प्रीवियस थ्योरीज थी उनको पढ़कर बनाया गया,
तो इस बात को कंक्लूड किया गया कि जो डार्विन था वो सही कहता था। और फिर मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी जब बनाई गई तो उसमें मेंडल और डार्विन के काम को इकट्ठा करके, मेंडल और डार्विन के काम को इकट्ठा करके नई थ्योरीज बनाई गई। और एक आखिरी पॉइंट कंक्लूड किया गया, ये कहा गया कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है और जो डार्विन की एवोल्यूशन है वो एक ही चीज है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस और डार्विन की एवोल्यूशन दोनों एक ही बात पे फोकस करते हैं कि कैरेक्टर आगे ट्रांसमिट होते हैं। उन दोनों को एक ही कैटेगराइजेशन में कर दिया गया बेटा। तो ये पॉइंट बताए गए। फिर ये तो दो साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र मैं यहां पे कर रहा हूं, चार्ल्स डी पेफॉन, एडली लामार। ये दो साइंटिस्ट साइड बॉक्स में बेटा आपकी बुक में लिखे हैं, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डी पेफॉन, इन्होंने आइडिया ऑफ एवोल्यूशन को कंबाइन किया था, आइडिया ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया था, जो इंफॉर्मेशंस उनके पास थी। अब ये जो जे डी लामार्क है, ये उस वक्त इन्होंने अपनी पब्लिकेशन शुरू की जब डार्विन की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि जिस वक्त 1838 के अंदर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दी गई थी, लामार्क उस वक्त पैदा हुआ था बेटा। लामार्क ने बहुत ज्यादा थ्योरीज दी। लामार्क ने यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन के बारे में बताया। उसने भी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की कि देयर आर सम चेंजेस, देयर आर सम एवोल्यूशंस, कि चीजें चेंज होती हैं, एवोल्यूशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं। तो जब डी लामार्क ने ये बात कही थी तो कुछ लोग इस बात की फेवर में थे, क्योंकि उस वक्त तक काफी चीजें पैदा हो चुकी थी, मॉडर्न एवोल्यूशन बन चुकी थी, लेकिन ये जो चार्ल्स डी लामार्क है वो अपने इन पॉइंट्स को प्रूव नहीं कर पाया था। तो ये बेटा वो पॉइंट्स थे जो इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को समझाने थे रिलेटेड टू वेरिएशन टू एवोल्यूशन। सिंपल एक बात कि वेरिएशन अगर कांस्टेंट हो जाए, इनहेरिटेंस का पार्ट बन जाए, तो वो आगे एवोल्यूशन के अंदर बेटा शो होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक स्टूडेंट्स। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट से ऑनवर्ड मूव करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर। तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।